प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बॉटनी फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के इस चैनल पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडेलियन लॉ या इंट्रैक्शन ऑफ जीन पे, और दो तरह के इंट्रैक्शन को हम लोगों ने देखा था। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था और दूसरा जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को। मैंने आपको बताया था कि देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल दिया था, और मिराबिलिस जलापा के केस में आपने देखा था कि क्या हुआ था, रेड फ्लावर्स को जब वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया था तो F1 जनरेशन में हमको पिंक फ्लावर मिले थे। ये जो पिंक फ्लावर की उपस्थिति आप देख रहे हैं, यह किसके कारण है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण है। यानी कि ये जो डोमिनेंट जीन है वह जो है इसके प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, वाइट फ्लावर यानी कि रिसेसिव जीन के प्रभाव के कारण जो है इनकम्प्लीट हो जा रहा है, और अपना जो इफेक्ट शो कर रहा है वो एक इंटरमीडिएट इफेक्ट शो कर रहा है। इस चीज़ को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, ठीक है। प्लांट याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा ध्यान रखिएगा। बात किया था हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का, जिसमें 9:7 आता है, और इस फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि द फैक्टर्स वेयर द टू डोमिनेंट जीन्स व्हेन प्रेजेंट इंडिविजुअली। जैसे दो डोमिनेंट जीन है, जैसे ये डोमिनेंट जीन एक ये है और एक डोमिनेंट जीन एक ये है। अगर ये दोनों डोमिनेंट जीन जो है इंडिविजुअली प्रेजेंट हों, प्रेजेंट इंडिविजुअली एक्सप्रेस द सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर्स बाई, बट when they are brought together they interact and produce a new phenotype, ठीक है ना। तो जिसके लिए जाने जाते हैं, अगर इंडिविजुअली वो हैं तो उसी तरह के कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक साथ आ जाएंगे तो एक नए कैरेक्टर को ये शो करने लगते हैं, नए फिनोटिपिक रेशियो को शो करने लगते हैं, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है ना। इसमें जो रेशियो आता है 9:7 आता है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है ना। तो ये सब जुड़ जाते हैं, ये जो है क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक नए फिनोटिपिक अपीयरेंस को देते हैं, जिनकी संख्या हो जाती है 7। और इस तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में जो रेशियो निकल के आता है कितना आता है, 9:7। ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री में जो रेशियो है क्या है, 9:7 का रेशियो है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आज हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री फैक्टर के रेशियो को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि सप्लीमेंट्री फैक्टर में जो रेशियो आता है 9:3:4, ठीक है। अब देखिए क्या है सप्लीमेंट्री फैक्टर। तो सप्लीमेंट्री फैक्टर में बी डिफाइंड एज द फैक्टर विच हैज़ गॉट नो एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन, बट व्हेन इट कम टुगेदर विथ अदर डोमिनेंट फैक्टर इट इंटरेक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो यह जो सप्लीमेंट्री फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक डोमिनेंट जीन लिया TT और एक ये रिसेसिव जीन है RR, ठीक है ना। इस रिसेसिव जीन का कोई जो है अपना फिनोटिपिक अपीयरेंस नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस रिसेसिव जीन का अपना कोई फिनोटिपिक अपीयरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही यह रिसेसिव जीन जो है इस डोमिनेंट जीन के साथ आया तो यह जो है क्या किया, इसने अपना फिनोटिपिक अपीयरेंस शो किया, और जो 9:3:3:1 का रेशियो था उसको इसने चेंज कर दिया किसमें, 9:3:4। यानी कि ये जो दोनों हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले हैं कॉन्सेप्ट्स, वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया रेशियो निकल के आएगा 9:3:4। तो ये ध्यान रखेंगे कि सप्लीमेंट्री फैक्टर में जो है रेशियो होगा 9:3:4। ये इतना आप याद रखेंगे। ये रेशियो पूछता है, अक्सर पूछता है। डेफिनीशन आप ध्यान रखेंगे कि क्या है डेफिनीशन, ये समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि द फैक्टर्स विच हैज़ गॉट नो एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन, यानी कि अपने अकेले में है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा, बट व्हेन इट कम टुगेदर विथ अदर डोमिनेंट फैक्टर्स इट इंटरेक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। लेकिन जैसे ही ये किसी अन्य डोमिनेंट फैक्टर के साथ आ जाएगा तो यह जो है उस डोमिनेंट फैक्टर के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सप्लीमेंट कर देगा, और जब सप्लीमेंट करेगा तो भैया क्या होगा, रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सप्लीमेंट करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री में रेशियो क्या आ जाएगा, 9:3:4, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रेशियो था, 9 क्या था, 7, ठीक है ना। लास्ट के तीनों जुड़े थे कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है ना। और इसमें सप्लीमेंट्री में क्या होगा, लास्ट के 2 जुड़ेंगे, यानी कि 9:3:4, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए क्या है,
तो व्हेन रेड एंड वाइट सीडेड वेराइटीज़ ऑफ सिट्रस वेयर क्रॉस्ड, ठीक है ना, एक रेड सीडेड वेराइटी है, देखिए मैं बना रहा हूँ, रेड सीडेड वेराइटी है, और दूसरा कौन सा भैया, तो वाइट सीडेड वेराइटी है। कौन सा है, वाइट सीडेड वेराइटी, रेड सीडेड वेराइटी है और वाइट सीडेड वेराइटी किसका, सिट्रस का। जब इसको क्रॉस किया गया तो F1 प्रोजनी प्रोड्यूस ए प्लांट विथ ब्लैक सीड, ठीक है ना। तो F1 प्रोजनी में किस तरह के प्लांट आए भैया, ब्लैक सीड वाले प्लांट आए हैं, किस में, F1 प्रोजनी में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा F1 प्रोजनी में कैसे आए, ब्लैक सीड वाले प्लांट आए। द F1 इंडिविजुअल ऑन सेल्फ क्रॉसिंग सेग्रीगेट्स इनटू F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 9 ब्लैक, कितने ब्लैक होंगे भैया, 9 ब्लैक, ठीक है ना, 3 रेड, कितने रेड, 3 जो है रेड, 9 ब्लैक, 3 रेड, कितने रेड, 3 रेड, एंड 4 जो है किसमें, वाइट में, किसमें, 4 जो है वाइट में, ठीक, 4 जो है वाइट में। तो ये जो है रेशियो निकल करके आया, ठीक है। देखिए 4 वाइट, ठीक है ना, सीडेड प्लांट्स इंस्टेड ऑफ टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 विथ रिस्पेक्ट टू सीड कलर, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि जब रेड सीडेड वैरायटी को वाइट सीडेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया गया तो कौन सा कलर आया, ब्लैक सीडेड वैराइटीज आई, ठीक है ना। और जब इस ब्लैक सीडेड वैरायटी की सेल्फिंग हुई तो इसके बाद जो है 9 क्या निकले, ब्लैक सीड निकले, 3 जो है क्या निकले, 3 जो है क्या निकले, रेड सीड निकले, और 4 क्या निकले, वाइट सीड निकले, ठीक है ना। 9 ब्लैक, 3 रेड और 4 जो है वाइट सीड। और इस तरह से ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था 9:3:3:1 वह सप्लीमेंट्री में मॉडिफाई हो गया किस रेशियो में, 9:3:4 के रेशियो में। ध्यान रखिएगा 9:3:4 सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 9:7। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले की बात करें इपीस्टैटिस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान रखिएगा पहले के 2 जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, अंतिम के 3 जुड़ रहे थे, 9:7 रेशियो था। सप्लीमेंट्री में अंतिम के 2 जुड़ रहे थे तो 9:3:4 था। अब इपीस्टैटिस में CSE याद रखेंगे, इपीस्टैटिस में जो है पहले के दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 3 जुड़ करके 12 हो जाएंगे, फिर 3 रह जाएगा और फिर 1 रह जाएगा, ठीक है, इपीस्टैटिस में, ठीक। ध्यान रखेंगे इपीस्टैटिस में 12, 3, 1 का पहले के 2 जुड़ेंगे इपीस्टैसिस में। इपीस्टैसिस में क्या होंगे, पहले के 2 जुड़ेंगे। देखिए क्या है कि इपीस्टैसिस कैन बी डिफाइंड एज द सप्रेशन ऑफ, देखिए द सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट जीन बाय अनदर विच इज़ नॉट एलोमॉर्फ ऑफ द फर्स्ट जीन, ठीक है ना। एलोमॉर्फ मतलब होता है युग्म विकल्पी। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस पर ये जीन लगे हुए हैं, ये एक जीन ये लगा हुआ है और एक जीन ये लगा हुआ है, ठीक है ना। सेम लोकस पे हैं, सेम कैरेक्टर को बियर कर रहे हैं तो यह युग्म विकल्पी हो जाएंगे, यानी कि एक कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं और सेम लोकस पे, एक पोजीशन पे, भले अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है ना, भले अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं लेकिन एक लोकेशन पे हैं, ठीक है, और सेम कैरेक्टर को बियर कर रहे हैं, सेम फिनोमेना को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये युग्म विकल्पी हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रोमोसोम चेंज हो रहा है और लोकेशन चेंज हो रहा है और जिसको वे कोड कर रहे हैं वो फैक्टर भी चेंज है तो यह युग्म विकल्पी नहीं होंगे, यानी कि एलोमॉर्फ नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एलोमॉर्फ समझ गए होंगे। इसमें देखिए लिख रहा है कि द सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट जीन बाय अनदर विच इज़ नॉट एलोमॉर्फ टू द फर्स्ट वन, ठीक है ना। एक डोमिनेंट जीन का, जैसे ये एक डोमिनेंट जीन है, इसका जो है सप्रेशन हो रहा है दूसरे डोमिनेंट जीन से, ठीक है ना, दूसरे डोमिनेंट जीन से इसका क्या हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है। लेकिन शर्त यह है कि यह जो है इसका क्या है, एलोमॉर्फ नहीं है। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है कि व्हेन ब्लैक एंड रेड सीडेड वेराइटी ऑफ कैजनस के जान, कौन सा भैया, ब्लैक एंड कौन सा, ब्लैक एंड रेड सीडेड वेराइटी, ब्लैक एंड रेड सीडेड वेराइटीज ऑफ कैजनस के जान वेयर क्रॉस्ड F1 प्रोजनी प्रोड्यूस ब्लैक सीडेड प्लांट, ठीक है ना। F1 प्रोजनी पे क्या आएगा, ब्लैक सीडेड आएगा, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से, F1 प्रोजनी पे क्या आएगा, ब्लैक सीडेड प्लांट आएगा। द F1 इंडिविजुअल ऑन सेल्फ क्रॉसिंग सेग्रीगेट्स F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 12 ब्लैक, कितने ब्लैक, 12 ब्लैक, ठीक है, 12 ब्लैक एंड 3 रेड, कितने रेड भैया, 3 रेड, 3 जो है रेड, 3 रेड
एंड 1 वाइट। कितने वाइट? 1 वाइट। कितने वाइट? 1 वाइट। ठीक है, तो इसमें यह सेग्रीगेट हो रहा है। किसमें 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 सेग्रीगेट हो रहा है? तो ध्यान रखेंगे कि ब्लैक कितने हुए? 12 ब्लैक हो गए, 3 रेड हो गए और एक वाइट प्लांट, वाइट जो है वैरायटी में क्या हो रहा है? ये सेग्रीगेट हो रहा है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम कहेंगे एपिस्टेसिस। इसमें क्या होता है? रेशियो जो है कितना हो जाता है? तो 9 3 12 रेशियो 3 रेशियो 1 जो है यह एपिस्टेसिस का रेशियो है। यह ध्यान रखिएगा, शुरू के 2 इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहिबिटरी रेशियो का। इनहिबिटरी रेशियो में देखेंगे शुरू के तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। इनहिबिटरी रेशियो जो है 13:3 है। 13:3 जो है इनहिबिटरी रेशियो। ध्यान रखेंगे 13:3 क्या है? इनहिबिटरी रेशियो। ठीक है, तो देखिए इनहिबिटरी में इफ़ द फैक्टर विच हैज़ नो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई फैक्टर जिसके पास फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो ही ना, ठीक है ना, बट इट्स ओन, यानी कि अगर अकेले रहे तो कोई फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं देगा, बट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर विथ अदर डोमिनेंट फैक्टर जीन इट इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर फैक्टर। लेकिन जैसे ही ये किसी ऐसे डोमिनेंट जीन के संपर्क में आ जाएगा, किसी डोमिनेंट जीन के संपर्क में आ जाएगा, तो उस डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? रोक देगा। इसका एग्जांपल देखिए, व्हेन पर्पल रिब वेराइटी ऑफ ओराइजा सेटाइवा इज क्रॉस्ड विद नॉर्मल ग्रीन रिब वेराइटी F1 प्रोजनी प्रोड्यूस ग्रीन लीफ। ठीक है ना, देखिए F1 प्रोजनी में क्या है? ग्रीन लीफ, नॉर्मल ग्रीन लीफ, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये जो है पर्पल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है ना, लेकिन F2 जनरेशन में देखिए क्या होगा कि 13 ग्रीन लीफ जो डोमिनेंट है, लेकिन रिसेसिव जो कैरेक्टर्स था वो भी जो है क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया, और 3 जो है पर्पल लीफ जो है आए। ठीक है ना, तो होना क्या चाहिए था? 9:3:3:1, यानी कि कितने ग्रीन होने चाहिए? 9 ही ग्रीन होने चाहिए, लेकिन कितने ग्रीन हो गए? 13 ग्रीन हो गए। तो ये जो है इसके एक्शन को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? इनहिबिटरी एक्शन रेशियो कितना आएगा? 13:3 याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट जो पॉलीमराइजेशन, सेकंड लास्ट है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? इसमें रेशियो आता है 9:6:1, यानी कि दोनों बीच के जो है वो जुड़ेंगे। देखिएगा दोनों बीच के जुड़ेंगे। द फिनोमेना वेयर टू डोमिनेंट जीन्स अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर्स हैव सिमिलर फिनोटाइपिक इफेक्ट। ठीक है ना, व्हेन प्रेजेंट इंडिविजुअली बट व्हेन बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर दे प्रोड्यूस द डबल इफेक्ट। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक ये 2 जो है डोमिनेंट जीन है, दोनों अलग अलग जो है अपना अलग अलग इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये दोनों साथ आएंगे तो दोनों क्या करेंगे? डबल इफेक्ट शो करेंगे। इसी को कहते हैं क्या? पॉलीमराइजेशन। यानी कि 2 जो है एलिस जो है जब एक साथ आ जाएंगे किसी एक इंडिविजुअल में, तो क्या करेंगे? डबल इफेक्ट शो करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा कि व्हेन डीप रेड पेरिकार्प कलर वेराइटी ऑफ व्हीट इज क्रॉस्ड विथ कलरलेस पेरिकार्प वेराइटी F1 प्रोजनी इंडिविजुअल्स पासेस डीप रेड पेरिकार्प कलर। ठीक है ना, सच F1 इंडिविजुअल्स वेर इंटरक्रॉस्ड सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन रेशियो 9 डीप 6 रेड लाइट और वर कलरलेस पेरिकार्प। ठीक है ना, तो ये देखिए जो डीप रेड था, डीप रेड फिनोमेना जो है वह कन्वर्ट हो जाए किस में? लाइट रेड में। किस में? लाइट रेड में कन्वर्ट हो गया। तो यही जो फिनोमेना क्या है? पॉलीमराइजेशन के डस्ट डबल इफेक्ट का ध्यान रखिएगा। 9:6:1। ठीक है, डुप्लीकेट फैक्टर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 15:1 का है। एग्जाम्पल आता है इसमें 15:1। देखिए, 2 डोमिनेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर हैव सिमिलर फिनोटाइपिक इफेक्ट आइदर प्रेजेंट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। दीज जीन्स आइडेंटिकल एंड नोन आर डुप्लीकेट जीन्स। ठीक है ना, तो जहाँ भी डुप्लीकेट जीन होंगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी डुप्लीकेट जीन होंगे वहाँ पर क्या होगा? डुप्लीकेट फैक्टरों का रेशियो क्या हो जाएगा? 15:1। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखिए अब आगे एक पॉइंट और है, लीथल फैक्टर भी है, यानी कि मृत्यु कारक है। जिसके अंदर जाएगा यह जीन जो है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा उसका क्या होना? डेथ होना है। क्या होना है? डेथ होना है, मृत्यु होना है। तो ध्यान रखिएगा लीथल फैक्टर जो है डेथ काजिंग फैक्टर है। यह हार्मफुल कैरेक्टर को बियर करता है। किसको? हार्मफुल कैरेक्टर को बियर करता है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतना मेरे बताने का उद्देश्य क्या है? देखिए आपके कोर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो जानना है और एग्जाम्पल जानना है कि कैसे क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, रेशियो भी मैंने आपको बताया है। तो मैं फिर से एक बार से आपसे ये कहूँगा
कि ये जो इंट्रैक्शन ऑफ जीन की जो रेशियो हैं, इन रेशियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल भी एक बार जो है वीडियो को रोक रख करके जो इसमें जो थियोरेटिकल पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने प्रयास किया, जितना मैंने बताया उसको ही अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आपका यह जो बेस है इस इंट्रैक्शन ऑफ जीन का वो तैयार होगा। और जब बेस तैयार होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इमारत की अगर नींव जो है मजबूत है तो उस पर इमारत बहुत बुलंद बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यह छोटा सा प्रयास हमारा जो है आपकी शिक्षा रूपी इमारत की नींव को मजबूत करने के लिए है। बस ध्यान रखेंगे कि यह छोटा सा मेरा जो प्रयास है आपके शिक्षा रूपी इमारत को जो है कि नींव को मजबूत करने के लिए है। और इस पे हम लोग जो है, हम और आप दोनों लोग साथ मिल करके आपके इस शिक्षा रूपी बुनियाद का इमारत जो है बहुत बुलंद बनाएंगे। इसका जो है मुझे भरोसा है और आप लोग जो है अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे। कल पुनः जो है एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना ये थी आपको बताना था कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है, इसमें थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो घटा दी गई है। अब देखिए रात में जो है जाकर के लगभग 1 बज रहा है, इस समय मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यह वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, टीचिंग मेथड पसंद आए, ठीक है, तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ओके, शुभ रात्रि।